गोयनका ग्रुप। ये कहानी है एक मारवाड़ी परिवार की जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने राजस्थान की तपती जमीन से कोलकाता पहुंचता है और उन अंग्रेजों को सीढ़ी बनाता है जो हम इंडियंस को अपने पैर की जूती समझा करते थे। व्यापार उनके खून में था, इसलिए शुरुआत भले ही जूट और टेक्सटाइल की ट्रेडिंग से हुई, लेकिन आज हर इंडस्ट्री में उनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन आपको गोयनका ग्रुप के बारे में कितना पता है? दुनिया की पहली डेमिंग प्राइज विनर टायर कंपनी सीएट और हिस्टोरिक म्यूजिक एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी सारेगामा गोयनका का ही ब्रांड है। पावर ट्रांसमिशन की दिग्गज कंपनी केईसी इंटरनेशनल से लेकर रिटेल चेन स्पेंसर्स, आईटी कंपनी जेनसार, फार्मा कंपनी आरपीजी लाइफ साइंसेज और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की दिग्गज कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन जैसी तमाम और भी कंपनीज गोयनका ग्रुप के पोर्टफोलियो में शामिल हैं। और हाँ, स्नैकिंग ब्रांड 2M और आईपीएल की सबसे महंगी टीम लखनऊ जायंट्स का ओनर भी गोयनका ग्रुप है। पॉलिटिक्स से लेकर सोशल वर्क हो या फिर गेम्स, गोयनका का कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में रहा है। लेकिन ये विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के पीछे एक मारवाड़ी परिवार के 5 जनरेशंस की कड़ी मेहनत, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और कुछ बोल्ड मूव्स हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम गोयनका परिवार की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी जर्नी को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, आज आरपीजी यानी रामा प्रसाद गोयनका के 2 बिजनेस ग्रुप हैं जिन्हें उनके दोनों बेटे संभालते हैं। आरपीजी इंटरप्राइजेस की कमान जहां बड़े बेटे हर्ष गोयनका के हाथ में है, वहीं आरपीएसजी ग्रुप उनके छोटे बेटे संजीव गोयनका संभालते हैं। लेकिन इनकी स्टोरी तक पहुंचने से पहले हमें जाना होगा फ्लैशबैक में 200 साल पहले। बात है साल 1820 की, जब राजस्थान के एक छोटे से टाउन डुंडलोद से निकलकर रामदत्त जी व्यापार के सिलसिले में कोलकाता पहुंचते हैं। अब मारवाड़ी थे तो बिजनेस की समझ उनके डीएनए में ही था, लेकिन उस समय अंग्रेजों की इजाजत के बगैर कोई धंधा कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए सबसे पहले वो ब्रिटिश टेक्सटाइल मर्चेंट्स के साथ अपने रिलेशंस को सही करने पर ध्यान दिए, क्योंकि टाटा हो या बिरला सभी लोग जूट और टेक्सटाइल की ट्रेडिंग में ही लगे हुए थे। वो शुरुआत करते हैं मनी लेंडिंग के बिजनेस से और कुछ ही दिनों में डंकन ब्रदर्स, ऑक्टेवियस स्टील्स, रैली ब्रदर्स और कैटलवेल एंड बुलेन जैसी ब्रिटिश कंपनीज के एजेंट बन जाते हैं। उनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता है और धीरे धीरे कोलकाता में वो बिरला के बाद दूसरे सबसे धनी मारवाड़ी बन जाते हैं। उनके बड़े बेटे रामकिशन दास डुंडलोद में परिवार की देखभाल करते थे, जबकि छोटे बेटे अर्जुन दास उनके साथ कोलकाता में रहते थे। और दोस्तों, आज भी डुंडलोद में अर्जुन दास की बनवाई हुई एक शानदार हवेली मौजूद है, जिसे अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। साल 1864 में रामदत्त जी की डेथ के बाद आगे की जनरेशंस ने भी अपने फैमिली बिजनेस को ही कंटिन्यू रखा, लेकिन उनका कद अब काफी बड़ा हो चुका था और ब्रिटिश हुकूमत में उनकी अच्छी पकड़ बन गई थी। बद्रीदास गोयनका उस मारवाड़ी परिवार के पहले शख्स थे जो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पहले इंडियन चेयरमैन बनाए गए, जो आगे चलकर साल 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया। तो इस तरह अगर देखा जाए तो आजादी से पहले तक गोयनका फैमिली सिर्फ मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग के ही कारोबार में इन्वॉल्व था, लेकिन असली कहानी शुरू हुई आजादी के बाद, जब बद्रीदास के बेटे केशव प्रसाद ने अपने बिजनेस को सिर्फ ट्रेडिंग के दायरे से निकालकर इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ऑक्टेवियस स्टील का एक्विजिशन किया, जिसके पास एक शुगर मिल, कोल ब्लॉक और 4 पावर सप्लाई कंपनीज थी, और फिर डंकन ब्रदर्स का टेक ओवर किया, जिनकी जूट और टी के बिजनेस में अच्छी पकड़ थी। केशव प्रसाद ने एक्विजिशन का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि पूरी इंडस्ट्री हैरान हो गई और जल्दी ही कुर्ला मिल्स, एशियन केबल्स, जुबली मिल्स, स्वान मिल्स, बीएन एलियास ग्रुप और मर्फी इंडिया को अपने में मर्ज कर अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सारे डील्स लिबरलाइजेशन के पहले हुए, जब इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट का तगड़ा कंट्रोल था। केशव प्रसाद के 3 बेटों में सबसे बड़े रामा प्रसाद गोयनका यानी आरपीजी थे, जो अपना ग्रेजुएशन कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कंप्लीट करके हार्वर्ड से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने चले गए। लेकिन जब सिर्फ 21 इयर्स की एज में वापस आकर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किए, तो अपने पिता के अग्रेसिव स्ट्रेटजी को ही आगे बढ़ाना चाहे। लेकिन उनके बिजनेस के तौर तरीकों से उनके दोनों भाई कंफर्टेबल नहीं थे, जिसकी वजह से आरपीजी ने अपने पिता से खुद को फ्री हैंड देने का रिक्वेस्ट किया और केशव जी ने भी कुछ सोच विचार कर अपनी प्रॉपर्टी तीनों बेटों में डिवाइड कर दी। आरपीजी को 4 कंपनीज फिलिप्स कार्बन ब्लैक, अगरपारा जूट मिल्स, मर्फी रेडियो और एशियन केबल्स विरासत में मिली, और इन चारों कंपनीज का कंबाइंड टर्नओवर उस समय सिर्फ 105 करोड़ रुपए था। और इन्हीं 4 कंपनीज को मिलाकर रामा प्रसाद गोयनका ने साल 1979 में नींव रखी आरपीजी इंटरप्राइजेस की। आरपीजी देखने में एक सामान्य और शांत किस्म के इंसान थे, लेकिन उनका मैनेजमेंट स्किल्स और मुश्किल वक्त में डिसीजन लेने की क्षमता कमाल की थी। उनके पिता केशव प्रसाद जी ने एक्विजिशन का जो दौर शुरू किया वो तो बस एक ट्रेलर था। असली एक्विजिशन और बिजनेस एक्सपेंशन की शुरुआत तो अब होने वाली थी।
दरअसल आरपीजी की कई कंपनीज के साथ मर्जर की बात पहले से ही चल रही थी, जिसे उन्होंने डिवीजन के बाद अपने दम पर क्लोज किया। जैसा कि आप जानते हैं 70s 80s कोलकाता के डाउनफॉल का दौर था और इंडस्ट्रीज वहां से कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई की तरफ शिफ्ट हो रही थी। लेकिन आरपी गोयनका के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ और देखा जाए तो साल 1980 से 90 का दौर ही आरपीजी इंटरप्राइजेस की हिस्ट्री का सबसे रोमांचक दौर था। आए दिन ये खबर सुनने को मिलती थी कि आरपीजी इंटरप्राइजेस ने फिर एक कंपनी खरीद ली और इस एक्विजिशन की शुरुआत उन्होंने की इटली की एक टायर कंपनी सीएट से, जो 1982 में आरपीजी ग्रुप का हिस्सा बन गई। फिर आरपीजी की नजर पड़ी केईसी इंटरनेशनल पर, जो इलेक्ट्रिक पावर एंड ट्रांसमिशन के फील्ड में काफी बड़ी कंपनी थी, लेकिन उस समय अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी। फिर क्या था, आरपीजी इंटरप्राइजेस का बोर्ड उस कंपनी के आगे भी लग गया। लेकिन दोस्तों, गोयनका साहब जैसे डिसीजन लेना और उनके जैसा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना इतना भी आसान नहीं है। और दोस्तों, हमारी भी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब एक्सपीरियंस ना होने से डिसीजन लेना मुश्किल होता है, जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। आई नो मार्केट में अभी उतार चढ़ाव के कारण आपको लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत टफ होता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। मैं आपके लिए एक बढ़िया सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है लेमन। चार्जेस के बारे में आपको बताऊं तो पहले साल तो बिल्कुल फ्री है यहाँ, यानी जीरो ब्रोकरेज, और इंटरफेस इतना इजी है कि कोई भी आसानी से समझ सकता है, फिर चाहे बिगनर ही क्यों ना हो। लेमन हर लेवल के ट्रेडर के लिए एक काफी हेल्पफुल और रिलायबल ऑप्शन है। यहाँ पे रियल टाइम डेटा मिलता है तो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने में काफी मदद मिलती है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हो या प्रो हो, लेमन सबके लिए है। साथ ही अकाउंट ओपनिंग फीस, मेंटेनेंस फीस भी जीरो है और इसके साथ ही चार्जेस ऑन स्टॉक्स एंड एफएनओ भी जीरो मिलेगा फॉर अप टू 1 ईयर। सो ये चीज सभी इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। आपके एक्सपीरियंस को और ज्यादा सीमलेस बनाने के लिए लेमन पे आपको इंस्टेंट एक्सेस भी मिल जाता है फॉर चार्ट्स एंड की मैट्रिक्स, जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में काफी हेल्प करेंगे। और इसके साथ ही मार्केट का सारा डेटा भी यहाँ प्रोवाइडेड है, जैसे कि ट्रेंडिंग सेक्शन, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स वगैरह। तो एफएनओ में इंटरेस्टेड जितने भी लोग हैं, आई होप आप सब बेनिफिट्स समझ गए होंगे। यहाँ पर आपके हेल्प के लिए सब कुछ दिया गया है, जो आपको डेफिनेटली ट्राई करके देखना चाहिए। सो डाउनलोड लेमन नाउ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। और फिर इसके बाद सीएट और केईसी का हेड ऑफिस मुंबई में होने से गोयनका साहब का मुंबई आना जाना काफी होने लगा, जहां उनकी दोस्ती लता मंगेशकर, देव आनंद और मीना कुमारी जैसे सिल्वर स्क्रीन के सितारों से हुई। और इसी दोस्ती ने गोयनका साहब को एक नए एक्विजिशन के लिए मोटिवेट किया। ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड आरपीजी इंटरप्राइजेस की हो गई, जिसे आज हम सारेगामा इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। आज इंडियन फिल्म म्यूजिक का सबसे बड़ा कलेक्शन इनके पास है और अभी जल्दी ही इनका सारेगामा कारवां के नाम से एक डिजिटल म्यूजिक प्लेयर लोगों में खूब पॉपुलर हुआ है। अब एक्विजिशन की बारी थी हैरिसन मलयालम यानी एचएमएल की, जिस पर कब्जा करके आरपीजी ग्रुप चाय और रबर प्लांटेशन की एक बड़ी कंपनी बन गई। इतना सब कुछ खरीदने के बाद भी आरपी गोयनका का मन भरा नहीं और साल 89 में उन्होंने बैक टू बैक 3 कंपनीज का एक्विजिशन किया। पहली कंपनी कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन CESE थी, जिस कंपनी ने साल 1879 में पहली बार कोलकाता में इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई की थी। दूसरी कंपनी थी एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की कंपनी रेकैम और तीसरी कंपनी थी स्पेंसर्स, जो एक मल्टी फॉर्मेट रिटेल चेन है, जिसकी आज इंडिया के 35 सिटीज में 125 स्टोर्स मौजूद हैं। फिर साल आया लिबरलाइजेशन का, यानी कि 1991। आरपी गोयनका इस बात को समझते थे कि इतने सारे बिजनेसेस को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के टच में रहना बेहद जरूरी है, इसलिए वो न्यू दिल्ली में समय बिताना शुरू कर दिए और आगे चलकर साल 2000 में उन्हें राज्यसभा का MP बनने का मौका भी मिला। खैर बिजनेस पर लौटते हैं। साल 1993 में आरपीजी इंटरप्राइजेस ने अमेरिका की सीरल इंडिया की स्टेक खरीदकर हेल्थ केयर एंड फार्मा इंडस्ट्री में भी एंटर कर लिया, जिसे आज हम आरपीजी लाइफ साइंसेज के नाम से जानते हैं। और आरपी गोयनका ने जिस अंदाज में कंपनीज का एक्विजिशन किया, लोग उन्हें टेक ओवर किंग कहकर बुलाने लगे और अब उनके पोर्टफोलियो में इतनी कंपनीज हो गई कि उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। लेकिन उनके दोनों बेटे बखूबी कंपनीज को मैनेज करने लगे और गोयनका ग्रुप तेजी से आगे बढ़ने लगा। उनके बड़े बेटे हर्ष गोयनका मुंबई शिफ्ट हो गए, लेकिन छोटे बेटे संजीव कोलकाता में ही अपने पिता के साथ काम करते रहे। दोनों भाइयों में काफी अच्छा तालमेल था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक आरपी गोयनका ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि दोनों भाई हैरान हो गए। बात है साल 2010 की, जब आरपीजी इंटरप्राइजेस की मार्केट कैप लगभग 9000 करोड़ के आसपास थी। गोयनका साहब ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी दोनों बेटों में डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब ये बात हर्ष और संजीव गोयनका के सामने रखी गई तो दोनों भाई शॉक्ड रह गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे की वजह क्या है। गोयनका साहब अपनी बात पर अडिग रहे,
लेकिन जानते हैं दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या थी? वजह थी मुकेश और अनिल अंबानी के बीच हुआ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। वो नहीं चाहते थे कि उनके बाद उस तरह का कोई सिचुएशन उनकी फैमिली में क्रिएट हो। डिवीजन के बाद बड़े बेटे हर्ष गोयनका को आरपीजी इंटरप्राइजेस का ब्रांड नेम और उसके अंडर 4 फ्लैगशिप कंपनीज सीएट, केईसी इंटरनेशनल, जेंसार और आरपीजी लाइफ साइंस विरासत में मिली, जिसका हेडक्वार्टर आज मुंबई में है। और छोटे भाई संजीव गोयनका को भी 4 फ्लैगशिप कंपनीज सीईएसई, स्पेंसर्स, फिलिप्स कार्बन और सारेगामा विरासत में दी गई, जिसे आज वो आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के अंडर कोलकाता से मैनेज करते हैं। और इस डिवीजन के बस 3 साल बाद ही साल 2013 में रामा प्रसाद गोयनका की डेथ हो गई। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि आगे क्या हुआ? क्या डिवीजन और आरपी गोयनका की डेथ के बाद भी उनके बिजनेस एम्पायर पर कोई असर नहीं हुआ? चलिए जानते हैं। दरअसल डिवीजन के बाद दोनों भाई पूरी तरह से आजाद थे अपने हिसाब से डिसीजंस लेने के लिए। शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किलें तो आई, लेकिन इस परिवार को तो पिछले 200 सालों में ऐसी तमाम मुश्किलों से उबरने की आदत पड़ गई थी। धीरे धीरे उनका बिजनेस फिर ट्रैक पर आया और डिवीजन के बाद सिर्फ 14 ईयर्स में ही दोनों भाइयों ने अपना रेवेन्यू लगभग 10 गुना तक बढ़ा लिया है। और अगर हम ये कहें कि आरपी गोयनका साहब के फैमिली स्प्लिट का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ तो कुछ गलत नहीं होगा। सबसे पहले अगर बात हम बड़े भाई हर्ष गोयनका की करें तो उन्होंने नए एक्विजिशन पर ध्यान ना देकर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही मजबूत किया और आज $4.8 बिलियन रेवेन्यू के साथ उनकी आरपीजी इंटरप्राइजेज 135 कंट्रीज में काम करती है। और बात अगर दूसरे भाई संजीव गोयनका की करें तो वो बड़े भाई से थोड़े ज्यादा एक्टिव हैं और काम करने के तरीके में पिता की झलक साफ दिखती है। डिवीजन के बाद से ही वो अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ नए एक्विजिशंस भी किए और तमाम नई सब्सिडरीज की भी शुरुआत की। उनका सबसे बड़ा टेकओवर साल 2012 में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस था, जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की एक बड़ी कंपनी है। इसके बाद पावर सेक्टर में भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाते हुए आरपीएसजी ग्रुप ने कोलकाता के अलावा नोएडा, बीकानेर, कोटा और मालेगांव में भी बिजली की सप्लाई करना शुरू कर दिया। साथ ही 4 स्टेट्स में इनके सोलर एंड विंड पावर प्लांट्स भी स्टैब्लिश्ड हैं। और बात इनकी कंपनी पीसीबीएल की करें तो वो आज इंडिया की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक की कंपनी बन गई है। लेकिन इन सब के अलावा आरपीएसजी ग्रुप का मेजर एक्सपेंशन रिटेल बिजनेस में रहा है, जहां वो स्पेंसर्स के जरिए पहले से ही मौजूद थे। लेकिन आज नेचर्स बास्केट, 2M, एविटा, द गिफ्ट स्टूडियो, डॉक्टर वैद्याज और 2B जैसे पॉपुलर फैशन ब्रांड्स भी इनके पास मौजूद हैं। स्पोर्ट्स में भी संजीव गोयनका की काफी दिलचस्पी है और आईपीएल की लखनऊ जायंट्स के अलावा उन्होंने कई स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा कोलकाता का क्वेस्ट मॉल, वुडलैंड्स हॉस्पिटल और आरपी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल भी आरपीएसजी ग्रुप का ही है। और ये ग्रुप आज 23 से भी ज्यादा कंपनीज के साथ दुनिया के 35 कंट्रीज में अपना कारोबार करके $4.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि गोयनका ग्रुप के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thanks for watching.